जय हिंद बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पेपर 3 के बारे में। एक ऐसा पेपर, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे भविष्य के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनका जो शुरुआत का जो पहला कदम होता है सीए फाउंडेशन, उसमें ये रोक देता है बच्चों को। यार कई बार एक बार रोक देता है, कुछ बच्चों को 2 बार, कुछ बच्चों को 3 बार, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सब्जेक्ट की वजह से अपना सीए का सपना ही छोड़ देते हैं कि भाई अब सीए करना ही नहीं है। देखो, सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनकी 11th 12th अच्छे से हुई है, तो वो इजीली इस पेपर को निकाल देते हैं। लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, और इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स थी ही नहीं, तो उन बच्चों को यार दिक्कत आ जाती है। तो भाई वो बच्चे कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ साथ वो बच्चे जिन्हें अभी ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस का आइडिया नहीं है, वो भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। देखिए, जब हम सीए जैसे कोर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो यार बहुत बड़ा कोर्स है यार, और इस कोर्स को अगर आप चुनते हैं तो ये समझ लो कि अब आप अपने जीवन के जो अगले मिनिमम जो 4 साढ़े 4 साल हैं, वो आप किसी एक प्रोफेशन की तैयारी को देने वाले हो। और ये 4.5 साल मैंने मिनिमम बोला है, 4 साढ़े 4 साल, ये टाइम उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। कई बार लोगों को 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो इस सब्जेक्ट के लिए, तो भाई ऐसा है, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना जरूरी है यार। और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट कितने इजीली हम पास कर सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो एक मोटिवेशन आप लोगों को जरूर मिलेगी और लगेगा कि हाँ, इजीली इसको क्लियर किया जा सकता है। और वो बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी कि कैसे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, हाउ टू पास फॉर वीक स्टूडेंट्स इन मैथ्स, वो तो जरूर देखिए, और बाकी बच्चे भी देख सकते हैं जो सिलेबस का आइडिया लेना चाहते हैं। ओके, अब देखिए ऐसा है बच्चे, सबसे पहले तो देखो, आपको मालूम है कि हमारे पास कुल मिला के 4 पेपर हम लोगों को करने हैं, जिसमें पहला हमारा अकाउंट्स का पेपर हुआ करेगा, दूसरा बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन का हुआ करेगा, तीसरा हमारा बिजनेस मैथ, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे, और जो पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो देखिए, मैं यहाँ पे पेपर 3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, मैथ स्टैट्स वाला पार्ट ही मैं कवर करता हूँ, तो बाकी की मैं बात नहीं कर रहा है, उनके ऊपर ज्ञान क्यों देना, है ना। हाँ, जो हम पढ़ाते हैं, जिसमें हमने बच्चों की नैया पार लगाई है, उसकी बात करेंगे। तो मैं बात करूंगा पेपर 3 की। देखिए, ये जो पहले 2 आपके पेपर हैं, ये जो हमारे पहले 2 पेपर हैं, इसकी अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं बेटा कि यहाँ पे ये आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, ये आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो जो आपके पहले 2 पेपर हैं, यहां पर तो भैया आपका सब्जेक्टिव होगा, आपके पास एक पेपर आएगा 100 नंबर का, और वहां पर आपको रिटन में आपका पूरा पेपर हुआ करेगा। लेकिन ये जो आपके लास्ट के जो 2 पेपर हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ स्टैट्स और एलआर, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में बेटा आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ओएमआर शीट आप लोगों को वहां पर भरनी पड़ेगी यार। ठीक है, यहां पर देखो 3 घंटे का समय आप लोगों को इस पेपर में मिलेगा, 3 घंटे का टाइम आप लोगों को इस सेकंड पेपर में भी मिलेगा। लेकिन जो पेपर 3 और पेपर 4 है, यहां पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स, 120 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर करने होते हैं यार। ऐसा है बेटा, इन दोनों पहले पेपर में और दूसरे पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो आपका पेपर 3 है और ये जो आपका पेपर 4 है, यहां पर बेटा आपको नेगेटिव मार्किंग से भी जूझना पड़ सकता है। यहां पर भी बेटा आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, 1 नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन पे तुक्का मारा और तुक्के में आपका आंसर गलत हो गया, तो गलत आंसर करने के बेटा आपके 0.25 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि सोच समझ कर ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे, हम यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से मिलता है यार। तो अब बात करते हैं कि भैया ये जो हमारा पेपर 3 है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए ऐसा है, 3 हिस्सों में ये जो पेपर है आपका बटा हुआ है। पहला आपका होगा बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा होगा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा होगा स्टैट्स।
जो बिजनेस मैथमेटिक्स है ये 40 मार्क्स में है, स्टैट्स आपका 40 मार्क्स में है, लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स में है। अब देखिए मैथ्स में भी आपको कौन से टॉपिक करने हैं जरा देखिएगा बच्चे, यहां पर ऐसा है, यहां पर रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग आप लोगों को पढ़ना है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन ये जो टॉपिक है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, 7वीं 8वीं वगैरह में, ठीक है। बाकी इंडिसेस भी आपने तभी पढ़ा था, लेकिन ये जो लॉग एंटी लॉग वगैरह जो होता है ये क्लास 12th में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। फुल फ्लेज एक चैप्टर आप लोगों ने लॉग नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है एग्जाम में इसकी जो वेटेज होने वाली है 4 से 6 नंबर की वेटेज बेटा इसकी यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिनिमम 4 मार्क्स में भी आ सकता है, मैक्सिमम 6 में भी आपको देखने को मिल सकता है, और ज्यादा में भी दे दे तो कोई बात वो हम कह नहीं सकते भाई। बट पिछले पास्ट 5 to 6 ईयर का ट्रेंड अगर हम देखेंगे ना तो वहां पर 4 से 6 नंबर की इसकी वेटेज इस चैप्टर की रही है यार। ऐसी जो चैप्टर 2 हमारा है इक्वेशंस, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर भी 3 से 5 नंबर तक की जो वेटेज है आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिल सकती है। पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग में ये चीज आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये जो एक इसमें जो थर्ड चैप्टर आपका रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्लास 12th में था ना चैप्टर LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये 1 से 2 नंबर, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, क्या पता ज्यादा में भी आ जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो वो चीज बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर बात करें बेटा नेक्स्ट चैप्टर की जो 4th है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको पूरी एक स्लाइड हमने यहाँ पे दे रखी है। चैप्टर में चीजें ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, परपेचुटी और कैलकुलेशन ऑफ EMI। तो बहुत सारी चीजें हैं और नंबर आप देख सकते हैं। मिनिमम 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन मिनिमम हो सकते हैं, 14 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 12 13, तो 10 से 14 के बीच में क्वेश्चन बेटा आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक आप लोगों ने पढ़ रखा है, आई थिंक क्लास 8th या 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब कैलकुलेटर के जरिए बड़ी कैलकुलेशंस, EMI कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, उन सबको निकालना बेटा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और जिसने 11th 12th में मैथमेटिक्स ना पढ़ी हो ना उसको ये चैप्टर पूरा बढ़िया से समझ में आ सकता है। बस जब पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ना भाई, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से, फॉर्मूला को ढंग से समझना, तो ये चैप्टर आपका बढ़िया से हो जाएगा भाई। पास होना बहुत इजी है, आपको 14 मार्क्स तो ये दिला रहा है भाई, ठीक है। बाकी पासिंग क्राइटेरिया पे भी आता हूं अभी। देखिए ऐसी नेक्स्ट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स क्लास 11th में था, ठीक है। सो 3 से 5 मार्क्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर से 5 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मुश्किल माना जाता है, ठीक है। वेटेज ज्यादा नहीं है, 3 से 5 नंबर है। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपको AP देखने को मिलेगा, GP देखने को मिलेगा, सम स्पेशल सीरीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये भी क्लास 11th मैथमेटिक्स में था। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन फिर भी 3 से 4 नंबर बेटा आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे क्लास 11 12th वाला आ जाएगा। यहाँ पे कंपोजिशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी 3 से 4 नंबर की वेटेज है। अब ये जो 3 चैप्टर मैंने बताए हैं ना, यहाँ पर दिक्कत आती है उन बच्चों को जिन्होंने 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है। उन लोगों को ये 3 चैप्टर समझने में दिक्कत आ सकती है। परम्यूटेशन में दिक्कत आ सकती है, सेट, रिलेशन, फंक्शन में दिक्कत आती है, सीक्वेंस एंड सीरीज हम कह सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, बट परम्यूटेशन में और ये सेट और ये बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, भाई यहाँ पर तो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है और वेटेज 4 से 5 नंबर तक की है। जिसने 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी हो उसको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, स्कोरिंग लगेगा कि ऐसा लगेगा कि यहाँ फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। बट जिसने नहीं पढ़ा है उसको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो वो बच्चे जो मैथ्स में वीक हैं, बताते रहूंगा बेटा मैं आप लोगों को, भी जरा देखते रहना। फिलहाल एक बार सिलेबस समझ लो कि क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया ये जो 4 चैप्टर है, देखो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, समझ में आएगा, ठीक है ना। बस आपकी समझने की इच्छा होनी चाहिए और जिससे भी आप समझ रहे हो उसकी समझाने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें चैप्टर 1 2 3, ये 3 चैप्टर आप बड़े इजीली समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 10th तक के उसमें तो पढ़ ही रखा है और बाकी लॉग वगैरह मुश्किल नहीं है भाई, आसान है, हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा।
ऐसे ही ये भी आपका हो जाएगा। दिक्कत आपको परम्यूटेशंस में आएगी, सेट रिलेशन फंक्शन में आ जाएगी, और बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में दिक्कत आपको आएगी यार, आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर जो आपका पार्ट बी रहता है लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे आपके 4 चैप्टर हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। ये आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखे होंगे, और ये ऐसी चीज है ना, इसके कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना गारंटी नहीं है कि आपको ये एकदम मतलब ऐसे सिखा दिया जाए कि पेपर में कुछ भी आए तो आप कर लोगे, उस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये टोटली कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते हैं, और कॉमन सेंस भाई आप लोगों को नहीं सिखाई जा सकती है वो। लेकिन हाँ, ऐसा है कि 20 क्वेश्चन यहां पर अगर आते हैं ना, तो ये समझ लो कि यहाँ पे 60% इजी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन में भी आपको इजी ही देखने को मिलेगा, सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको इजी ही देखने को मिलेगा। हाँ, ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है बच्चों को, ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ जाती है यार। तो 20 मार्क्स की भाई यहाँ पर बात हो रही है, और ये 4 चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। वेटेज आप देख सकते हैं 5 से 6, 3 से 5, 3 से 4, 3 से 5 मार्क्स की। मिनिमम 5 नंबर तक का इस चैप्टर से इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। मिनिमम 3 नंबर का यहाँ से पूछा ही जाता है, 3 नंबर का यहाँ से पूछा ही जाएगा, और 3 नंबर का मिनिमम यहाँ से पूछा जनरली जाता है यार। तो ओवरऑल 20 मार्क्स में ये है बेटा, ठीक है। 20 मार्क्स में आपको ये देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका जब आ जाता है स्टैट्स, तो स्टैट्स में बेटा आपका ये जो हमारा जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा, स्टैट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, यहां पर आपको ज्यादातर थ्योरी ही पढ़नी है यार, थ्योरी। और थ्योरी से ही आपके 5 से 10 नंबर, मिनिमम 5 कह रहा हूं मैं, और मैक्सिमम 10। अभी 5 से 10 जब मैं कहता हूं तो समझ लो किसी ईयर में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किसी में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में 9 भी पूछे गए हैं, और एक साल में 10 भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास थ्योरी अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ ली है, स्कोरिंग है स्टैट्स, स्कोरिंग है स्टैट्स। जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए स्कोरिंग है स्टैट्स। भाई आपको यहां पर बस थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको बढ़िया से अच्छे से कवर करना है, टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है, अगर उसका आंसर आपको आता है तो भैया तुरंत टिक करो, अगले की तरफ बढ़ो। यहां पे टाइम तो कंज्यूमिंग तो है ही नहीं, टाइम कंज्यूमिंग आपकी मैथ्स होगी यार, और यहां पर भी जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट 11th 12th में जो आपके पास स्टैट्स की बुक थी, वहां पर भी बेटा आप लोगों ने डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ रखा है ना। अब यहाँ पर कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह काफी सारी चीजें, थोड़ी सी अलग चीजें आएंगी। बाकी वेटेज देख लो, 9 से 12 नंबर, मैक्सिमम 12, मिनिमम 9 नंबर आप मान के चलो जो यहां से पूछे जाते हैं। तो सोच लो 9 नंबर मिनिमम यहां से लगी रहे हैं, 5 नंबर वहां से मिनिमम लगी रहे हैं, तो 14 मार्क्स तो आपके मिनिमम यहां से हो ही रहे हैं, जो आप बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो यार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहां पर क्लास 11th और क्लास 12th वाली है। क्लास 11th 12th की जो मैथमेटिक्स थी, वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। जिस बच्चे ने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है उसको दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। लेकिन ये नहीं कि हाँ समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मेहनत करोगे तो समझ में सब कुछ आएगा भाई, ठीक है ना। लेकिन हाँ प्रॉब्लम होती है स्पेशली वीक बच्चों को, जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है यार। 5 से 7 नंबर की वेटेज प्रोबेबिलिटी की है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 4 से 5 नंबर की वेटेज है। बाकी ऐसा है ना बेटा, चैप्टर के अगर आपने फॉर्मूले कर लिए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे नंबर कट गए, नहीं, आप कुछ क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी से भी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड चैप्टर है, जिसमें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12th में था, बट पिछले साल सिलेबस में नहीं था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और आपका यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, ये आपको फर्स्ट टाइम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक इजी चैप्टर हम कह सकते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो जहां पर आप 5 से 6 नंबर बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो। इंडेक्स नंबर बस फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां पर भी बड़े इजीली आप 4 से 7 नंबर बेटा बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो यार, बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया पूरा सिलेबस। अब अगर बात करते हैं कि भैया पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो देखो हर एक जो पेपर है, समझेगा ध्यान से, हर एक पेपर जो है वो पूरे 100 नंबर का है। तो टोटल जो है बेटा आपके 400 मार्क्स हो रहे हैं, 400, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मिनिमम 40 का है। मिनिमम 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना ही करना है। किसी के अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में 39 मार्क्स आ रहे हैं, किसी में 38 मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई वो फेल हो गया, उसको रिपीट करना पड़ जाएगा, उसको दोबारा से अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। बट उसमें भी कंडीशन क्या है कि 400 में से 200 भी आपका टोटल बनना चाहिए। इन सब को मिलाकर
आपका 200 भी बनना चाहिए। यानी कि इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो हो जरूर हो और टोटल करके 200 भी जरूर हो। यानी कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे 45, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45 स्कोर कर लिया, तो वो हर सब्जेक्ट में तो इंडिविजुअली पास हुआ, बट उसका एग्रीगेट 200 नहीं बना, उसका टोटल जो है 200 नहीं बना। तो इस सिचुएशन में बेटा वो फेल हो जाएगा, उसको अगले दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। तो इसलिए भाई दिक्कत यहां पर भी आ जाती है कि टोटल कई बार 200 नहीं बन पाता। तो देखो यार, अब मैं आपको बताता हूं, देखो सीए हमारे कौन से बच्चे कर रहे हैं, सीए हमारे कौन से बच्चे कर रहे हैं? वो बच्चा जिसको लग रहा है कि हाँ मेरे क्लास 12th में जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आ गए हैं, अकाउंट्स में मेरे 95 98 मार्क्स हैं, इकोनॉमिक्स में बीएसटी में मेरे 95 99 100 मार्क्स आ गए हैं, और अब खुद की भी इच्छा है, घर वालों का भी प्रेशर और रिश्तेदारों का भी प्रेशर है कि चल भाई अब सीए कर लो। वो बच्चा सीए कर रहा है। अब देखो उस बच्चे को, क्योंकि तुम्हारी अकाउंट्स अच्छी है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम 100 में से मिनिमम क्या यहां पर 65 या 65 प्लस स्कोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भाई तुम अगर बोलोगे कि सर हमें तो अकाउंट्स भी नहीं आती, हमें मैथ्स भी नहीं आती, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं बिजनेस भी नहीं आता, तो कुछ भी हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो भाई सीए मत करो फिर तब तो सीए तुम्हारे लिए नहीं है यार। ठीक है, सीए करने का मतलब ही क्या है कि तुम्हारा बिजनेस स्टडीज वगैरह, अकाउंट्स वगैरह तुम्हारा अच्छा रहा होगा, है ना। मैथ्स तो जस्ट आपको देखा जा रहा है कि भैया ठीक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि नहीं है, कि बाकी, क्योंकि देखो जब आप सीए कोर्स में भी जाते हो तो आपको आगे कई सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाओगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ोगे, तो आपके कई सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जहां पर मैथ्स यूज होगी ही होगी। तो इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है यार। ठीक है, तो भाई तुम क्योंकि टॉपर हो, और अगर टॉपर भी नहीं हो तो तुम ऐसे बच्चे होंगे जिसका मैथ्स बीएसटी इकोनॉमिक्स वगैरह में तुम्हारे 60 60 70 ऐसे मार्क्स आ गए होंगे, और आपने अकाउंट्स में 90 95 ऐसे स्कोर कर लिया होगा, है ना। तो उस सिचुएशन में भी तुम्हारी अकाउंट्स अगर अच्छी है तभी तुमने सीए का प्लान किया है कि हाँ भाई मैं सीए बन सकता हूँ। तो यार सीए, ये जो अकाउंट्स वाला जो सब्जेक्ट होगा, आप बड़े इसमें इजीली इसमें 65 प्लस स्कोर कर सकते हो, बड़े इजीली। ठीक है, सीए में यहां पर कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने कितना स्कोर किया है, आप कितने मार्क्स से पास हुए हो, बस ये बताना होता है कि हाँ भाई मैं सीए बन चुका हूं, मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने मार्क्स से आपका क्लियर हुआ है, 400 में से आपके 300 आए 350 आए, इनसे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 200 की बाउंड्री को क्रॉस करना है, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी। ठीक है, तो बस बाउंड्री पास करनी होती है। एक बार सीए का टैग लग गया तो बस भाई फिर क्या दिक्कत है यार। ठीक है, डॉक्टरेट के इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होगी भाई यहाँ पे। ठीक है, अब सोचो 65 यहाँ पर आपके हो गए, मैथ्स आपको नहीं आती है, ठीक है, मैथ्स आपको नहीं आती है, ठीक है, इनमें अगर आप बहुत अच्छा नहीं भी कर रहे हो तो भाई ठीक है, 50-50 तो स्कोर कर सकते हो, 50 100 में से 50 तो स्कोर कर सकते हो, 50 तो 50 100 और 60 भी अगर तुम वहां पे लगा लेते हो, मिनिमम 60 तो 50 100 160 40 तो यहां पर आपको स्कोर करना ही, 40 तो यहां पे आपको स्कोर करना ही है। बताओ भाई 200 तो आपके ऐसे ही बन गए, 200 तो बड़े इजीली बन गए। एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 60 या 60 से ज्यादा स्कोर जरूर करना है। और ये मैं बुरी से बुरी सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि हाँ अकाउंट्स में आपने 60 स्कोर किया है और इनमें आप 50-50 ही स्कोर कर पाए, 50 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, 50 से ज्यादा स्कोर नहीं, बस मिनिमम 50-50 आपने स्कोर किया है। तब भी देखो आपके कितना बन गया है, 200 बन गया है। और जबकि आपको भी मालूम है कि इनमें आप 50 से ज्यादा स्कोर करोगे, इकोनॉमिक्स में आप 50 से ज्यादा स्कोर करोगे। मैंने जो अपना पिछले टाइम में जो बच्चे पढ़ाए थे उसमें ये समझ लो कि जिन जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं भी थे उनके भी 55 मैथ्स में 50 और वहां पे 80, वहां पे 75 आ रखे हैं बच्चों के मार्क्स, तो आ जाते हैं बेटा, आ जाते हैं मार्क्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें तो मैथ्स में बड़ा डर लगता है, ये 40 कैसे हो पाएगा, 40 कैसे हो पाएगा? तो देखो बेटा ऐसा है ना, अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तब तो भाई तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम जानते हो मैथ्स तुम्हारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये बड़ा इजी सा टॉपिक है यार, बड़ा इजी टॉपिक है। इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तुमने 11th 12th में तुमने ये सब तुमने ये जो चैप्टर है ये 11th में पढ़ा हुआ है, ये 11th में पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन तुमने, इंटीग्रेशन तुमने 12th में पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें तो दिक्कत नहीं आएगी। बट दिक्कत, प्रॉब्लम किस बच्चे को लग रही है? दिक्कत किसको हो रही है? जिसने 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। तो बेटा तू सुन ध्यान से, पास होना है 40 चाहिए, मिनिमम जोड़ो बस, मिनिमम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसका कॉमर्स की फील्ड में, अकाउंट्स की फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में लगातार यूज होता ही रहेगा, फाइनेंस की फील्ड में लगातार यूज होता ही रहेगा। हमारे जितने अकाउंटेंट है उनको ये चीज आनी ही चाहिए, वरना तो बेटा सीए बनना बेकार है अगर तुमको ये नहीं आता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका 11th 12th से कोई लेना देना नहीं है। प्लस माइनस आपको आना चाहिए, कैलकुलेटर पे
कैलकुलेशन करनी आप लोगों को आनी चाहिए प्लस माइनस वाली। अगर ये आपको आती है, थोड़े से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर समझ गए, तो ये चैप्टर आप पूरा, ये जो टॉपिक है इसको आप पूरा बढ़िया से स्कोर कर सकते हो। 14 में से 14 स्कोर कर सकते हो, और 14 नहीं भी, एक दो अगर गलत भी हो गए भाई तो ठीक है, 10 तो स्कोर कर ही लोगे यार, ठीक है। तो सोचो 10 मार्क्स तुम यहां से मान के चलो। यहां पर देखो क्वेश्चन कई बार यहां पे 5 भी पूछे जा रहे हैं, 6 भी पूछे जा रहे हैं, और मैं अगर मान के चलो कि अगर 6 पूछे गए, तुमने 4 स्कोर कर लिया, 6 4 10 यहां से, 4 यहां से, 14 इक्वेशन में से तुमने 3 में से चलो 2 भी स्कोर कर लिया, ठीक है, 16 यहां से तुमने 1 स्कोर कर लिया, 17 मिनिमम लगा के चलो, मिनिमम, ठीक है। अब जरा सोचो, ये जितने भी टॉपिक हैं, यहां से चलो मान लो 3 क्वेश्चन यहां पर हैं, 6 क्वेश्चन यहां पे हैं, 3 क्वेश्चन, टोटल मान लो मिनिमम 9 क्वेश्चन है, तो 9 में से तुम्हारे 3 तो गारंटीड सही होंगे यार, पक्का सही होंगे भाई। अगर तुमने रिलेशन फंक्शन, देखो पढ़ना सब कुछ है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ है यार। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, 15-16 जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, उसमें से मिनिमम 3 4 5 तुम कुछ तो स्कोर करोगे ही करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका मैथ्स है यार, मैथ्स भाई, मैथ्स में तुम 40 में से, मैथ्स में तुम 40 में से कम 18 स्कोर कर लो, कम से कम तुम 18 से 20 इस बीच में स्कोर कर लो यार। तुम अगर चलो 15 ही स्कोर कर लो भाई, तुम मिनिमम 15 ही स्कोर कर लो, मैथ्स में तुम्हारे 40 में से 15 तो सही होंगे ना यार, 15 तो सही होंगे भाई। आपका यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 10 अगर तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं, तुम्हारे यहाँ पे 2 यहाँ आ जाते हैं, 2 यहाँ आ जाते हैं, 1 यहाँ आ जाता है, और ये आपके जो टॉपिक होगी यहाँ से 2-3 भी तुम्हारे आ जाते हैं, तो मिनिमम 15 तो स्कोर कोई भी कर लेगा यार, है ना, इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। 15 यहाँ हो गए। ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, ये जो 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग आती है, इसमें 20 में कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं यार भाई। 10 नंबर तुम यहां से बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो, बड़े आसानी से यहां पर 10 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। अब सोचो, तुमने 15 मैथ्स में स्कोर कर लिए, 10 नंबर तुमने यहां पे लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर कर लिए, तुम्हारा टोटल हो चुका है 25। अब आ जाओ वो पार्ट जो तुमने पढ़ रखा है, जो तुमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। तुम स्टैट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये तो थ्योरी है, थ्योरी 5 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हो यहां से। ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी 9 से 12 नंबर की आ रही है, 9 से 12 नंबर में आपको ये देखने को मिल रही है बेटा, यहां से 5 नंबर तो 9 में से 5 तो स्कोर कर ही लोगे भाई, मिनिमम 5 5 10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कुल मिला के यहाँ पे देखो 10 नंबर का है, 2-3 नंबर कुछ भी आ जाए, कुछ तो आएंगे ना भाई। और चलो मान लो यार ये भी नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, ये भी नहीं आ रहे, 0 मिल रहा है तुम्हारा, सारे गलत हैं इसमें, ठीक है। अब जरा यहां देखो, 5 से 6 हैं, 4 से 7 हैं भाई, 5 5 10 आपके यहां पर भी हो गए, 10 यहां हो गए आपके, 5 बार 10 यहां हो गए, 20 नंबर तो आपके यहां बन गए। अब सोचो, स्टैट्स में 20, लॉजिकल रीजनिंग में 10, और मैथ्स में मिनिमम 15, कितना आ गया बेटा, 45 बन गया आपका। पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए भाई, 40 चाहिए, तुम्हारा कितना बन गया, 45। अब सोचो, अकाउंट्स में तुम्हारे 60 हैं, अकाउंट्स में तुम्हारे 60 हैं, बिजनेस लॉ में तुम्हारे 50 हैं, अगले में भी तुम्हारे यहाँ पर 50 हैं, आपके कितने हो गए, 60 50 110 160, और मैथ्स में तुमने 45 स्कोर कर दिया है। टोटल कितना हो गया, 205 हो गया, टोटल कितना हो गया, 205। तो पास होना मुश्किल नहीं है भाई, पास होना मुश्किल नहीं है। बस एक बात ध्यान रखो, जो भी जितने भी चैप्टर मैथ्स में है, स्टैट्स में है, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, वो बच्चा जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है, जिस बच्चे ने 11th-12th में मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा है, वो क्या करेगा भाई, आप लोग फोकस करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ज्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहां पर तुम स्कोर करोगे। आप लोग बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ना, यहां पर आप लोग स्कोर करोगे, इक्वेशंस में आप लोग स्कोर करोगे, लीनियर इनइक्वालिटीज को जरूर पढ़ लेना, भले यहां पे 1 से 2 नंबर लिखा हुआ है, बढ़िया से पढ़ लेना, यहां पर आप स्कोर करोगे पूरे मार्क्स भाई। इसके साथ साथ यहां पर ये जो आपका है क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसे पढ़ लेना बेटा, सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है आपका भी स्टैट्स में भी आ जाएगा, स्टैट्स में भी आ जाएगा। बस अगर सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे तो भाई कॉन्सेप्ट तो इसके जरूर देखना, यूज होगा बेटा ये, ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज, हाँ, बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। जिसने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है,
बेटा 4 से 5 नंबर के लिए तुम अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, यहां पर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम नहीं है, दिक्कत आ रही है, समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप इस एक चैप्टर को छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आएगी तो एक यहीं पर ही आने वाली है यार, और कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं और प्रैक्टिस चाहिए होती है इस चीज के लिए बहुत यार। ठीक है, तो मैथ्स में आप ये सब चीजें जरूर करना यार। ठीक है, और इनको भी आप कम मतलब इनको आप कम इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आपको देनी है तो इसको और इनको बेटा आप लोगों ने ज्यादा देनी है। बाकी स्टैट्स, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स में भी बेटा आप लोग क्या करना, स्टैट्स में आपने स्टैट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा होगा ये आपने पूरा पढ़ना है, डिटेल में ढंग से एक एक चीज को लाइन वाइज बढ़िया से पढ़ो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्सन, ये ढंग से डिटेल में पढ़ो यार, एक एक क्वेश्चन, मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन सब क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, PYQs करो, आप इसके जो स्कैनर है उनको करो, या आपके मॉक टेस्ट पेपर होंगे MTP उनको सॉल्व करो यार। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहां पर 12th की प्रोबेबिलिटी है, 11th की प्रोबेबिलिटी, यहां पर दिक्कत आ सकती है, यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह भी यूज होता है। आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा कि भाई एक बार झलक जरूर जानी चाहिए स्कूल में, अगर आपके स्कूल कह रहा हूं यार, आपके जो टीचर हैं जिनसे भी आप पढ़ रहे हो उनकी क्लास को जरूर अटेंड करना, क्लास में छोड़ना कोई से भी। ठीक है, बाकी फोकस आप इसमें कम कर सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, इन दो टॉपिक को बड़ा जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है और स्कोर हो जाता है बेटा इनमें। ठीक है, इन दो टॉपिक को आप कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बट इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। स्टैट्स में इन दो टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस देनी है, और मैथ्स में डिफरेंशिएशन, आपका इंटीग्रेशन, उसको भाई आप इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी मत दो यार। ठीक है, अगर 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो। ओके, तो भाई इस प्रकार से आप बड़े इजीली मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। भाई मैंने किया हुआ है, मैंने हालांकि मैंने 2014 में मैंने जो अपना एग्जाम दिया था 2014 में दिया था, उस टाइम पे सीए फाउंडेशन नहीं बोलते थे, उस टाइम पे सीपीटी बोलते थे, और उस टाइम पे टोटल ना 200 मार्क्स का पेपर होता था, 200 मार्क्स का। तो 200 में से मैंने जो स्कोर किया था वो 150 स्कोर किया था, 150, जिसमें मैथमेटिक्स में मैंने 50 में से 47 स्कोर किया था। ठीक है, और हालांकि सीए जो है ये एग्जाम मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैंने उस टाइम पे ना फाउंडेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और मेरे एक स्टूडेंट ने बोल दिया था कि सर चलो आप भी दे दो, हम भी दे देते हैं, देखते हैं कि किसका कितना स्कोर आता है। तो मैंने बस मजे मजे में दे दिया था। ठीक है, कि बस चलो ठीक है, मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ तो एक बार मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है। तो मैथ्स में मैंने 50 में से 47 स्कोर किया था यार। ओके, और बाकी में भी ठीक ही था, लेकिन हाँ ओवरऑल मेरा 200 में से 150 मेरा स्कोर था, 2014 की बात है। ठीक है, तो भाई आप भी इजीली स्कोर कर सकते हो यार। ठीक है, ये मैंने अपना 1 महीने की तैयारी में किया था, आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है बहुत। अब कुछ बातें भाई जो आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा यार, चाहे जो भी बच्चे हो। भाई आपका जो मॉड्यूल होते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको पूरा सॉल्व करना है। मैं ये जो मॉड्यूल आपका होगा उसके जितने एग्जाम्पल्स हों, जितने उसमें क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वाले, वो सब बेटा आप लोगों को पूरे कंप्लीट करने हैं। भाई आप लोगों ने एक फॉर्मुला शीट आप लोगों को अपनी अलग से बनानी है, ये नहीं कि आपको टीचर ने आपको दे दिया। आप जो भी जब पढ़ रहे हो ना यार, तो पढ़ाई के दौरान जो भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं उनको अपने अकॉर्डिंग बेटा आप अपने नोट्स बनाइए, वहां पर उन एक अलग से फॉर्मूला शीट बनाइए, और एग्जाम से पहले बेटा आपको लगातार वो फॉर्मूला शीट ही बार बार देखनी है। फॉर्मूलों का खेल होने वाला है, स्पेशली इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फॉर्मूला शीट आप लोग अपनी अलग बनाएंगे। स्टैट्स में थ्योरी का पोर्शन जाता है, थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टैट्स में से ज्यादा आएंगे। तो स्टैट्स के जब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे ना, तो ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, उसकी थ्योरी को भी लाइन वाइज आप लोगों को पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे उन सबको बेटा आप लोगों ने अलग से लिखना है। ठीक है, अपनी अलग से समरी बनाइए, और उसको ही जैसे मैथ्स में स्टैट्स में आपने एक फॉर्मुला शीट बना दी है, ऐसी स्टैट्स में जो थ्योरी की जो समरी है वो भी आप लोग अलग से लिखिए। जितने भी पॉइंट हैं, वन लाइनर हैं, उन सबको आपको याद रखना है। ठीक है ना बच्चे, जितने अर्थशास्त्रियों के नाम हैं, जो आपके कुछ डेटा फैक्ट्स वगैरह हैं, वो आपको याद रखने पड़ते हैं, तो वो बेटा आप अलग से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अच्छा, जितने ये जो एक स्कैनर आप परचेज कर सकते हैं, आई थिंक मैथ्स का अगर आप परचेज करें तो 200 से 250 तक का आई थिंक आ जाता है, और लास्ट 10 ईयर तक के जितने भी क्वेश्चन उसमें आ रखे ना, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर लो, हर एक चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर ICAI वाले, ये जो ICAI के वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप सॉल्व कर सकते हो वो कीजिए बेटा,
उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है, शुरुआत में मॉक टेस्ट पेपर के जरिए आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कम आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ही खुद इंक्रीज होगा बेटा ऐसे करने से। ओके भाई, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, शुरुआत से बेटा स्टैट्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहिएगा, और मैथ्स में जो इजी वाले टॉपिक मैंने आपको बताया ना, रेशियो, प्रोपोर्शन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इनको प्रैक्टिस करते रहो भाई। ठीक है, मुश्किल वाले टॉपिक पर अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करना कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, अपनी एनर्जी खाली पीली वेस्ट करते रहोगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम टाइम की अगर बात करूं तो एग्जाम में बेटा अपना जो टाइम है वो, जैसे एग्जाम हॉल में होता है ना कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि यार अब हम नहीं सोच पा रहे हैं, टाइम लग रहा, कर सकते हैं पर उसको सोचना पड़ेगा, भाई छोड़ दो उसको, बाद में देख लेंगे, छोड़ दो उसको बेटा। ऐसे क्वेश्चन में आपने टाइम नहीं लगाना है भाई, जो क्वेश्चन आता है करो, सॉल्व करो, निकालो और अगले की तरफ बढ़ो। टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पे बिल्कुल भी बेटा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। ठीक है, और नो रैंडम गैस, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा भाई। तुमने मान लो 40 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए और 10 क्वेश्चन तुमने गलत कर दिए या फिर 12 क्वेश्चन तुमने गलत कर दिए, तो यहां से तो तुम्हें 40 नंबर मिल गए, 40 मार्क्स तो तुम्हारे मिल गए, बट यहां से 1/4 मार्क्स तुम्हारे माइनस भी हो जाएंगे और तुम इस सिचुएशन में क्लियर नहीं कर पाओगे। तो भाई नहीं, आपको रैंडम गैस नहीं करने हैं भाई। ठीक है ना, जो क्वेश्चन आता है तब करो, और जब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ रखा है, इसका आंसर श्योर यही होगा, तो उस एक आध पे लगा सकते हो गैस, बट ये नहीं कि आप सब क्वेश्चन में 1 2 3 4 ऐसे लगाने में लगे हो, वो चीज नहीं चाहिए भाई। ठीक है भाई, इसको फॉलो करोगे आप, चाहे किसी भी अच्छे टीचर का या फिर किसी भी टॉपर का जिसने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया हो, वो यही सब बातें आप लोगों को बोलेगा कि भैया अपना मॉड्यूल बढ़िया से करो, अपने मॉक टेस्ट पेपर बढ़िया से मैक्सिमम करते रहो, टेस्ट बढ़िया से देते रहो और प्रैक्टिस करते रहो यार। जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो स्टैट्स वाले पोर्शन को बढ़िया से करते हो भाई, सब में आपको यही रिव्यूज देखने को मिलेंगे यार। ठीक है, मैंने भी अपनी तैयारी ऐसे करी थी, आप लोगों को बेटा मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं। ओके, अब ये तो होगी भैया कि कैसे हम अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। यहां पर बेटा मैं आप लोगों को अब अपने भी सीए फाउंडेशन के बैच के बारे में बताना चाहूंगा। वो बच्चे जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है और दिक्कत आ रही है मैथ्स स्टैट्स, और तैयारी करने के लिए कोई अच्छा टीचर मिल जाए, तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे इस चैनल पे जितने भी क्लास 11 के 12 के जितने भी चैप्टर हैं, जो यहाँ पे जो सीए में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, उन चैप्टर को एक बार आप ओपन करके एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसको भी एक बार देखिएगा। एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी चैनल हमारा ये एडू मित्रा है, और भाई ऑब्वियसली बच्चों से हमने बहुत प्यार कमाया भी है, तो आप सभी बच्चे बेटा भरोसा कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ही भाई मैं हर बार यहाँ पे सीए फाउंडेशन के बैचेस को लॉन्च किया करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ यार। बैच जो होगा लाइव बैच है, ऑनलाइन क्लास का बैच होगा भाई। लाइव क्लासेस हमारी जो हुआ करेंगी वो जूम एप्लीकेशन पे हुआ करेंगी, जूम एप्लीकेशन पे। जनरली आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसी कई सारी ऐप हैं जहां पर आप क्लासेस लेते हैं, तो वहां पर आपके पास ना चैट के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भाई ऐसा नहीं है, जूम एप्लीकेशन पे मैं अपनी क्लासेस लिया करता हूँ। कोई दिक्कत आ रही है, माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, मुझसे डायरेक्ट बात करो। ओके, क्लासेस भाई जितने भी होंगी सभी चैप्टर लाइव करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि भाई ये इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, ऐसा कर लो, नहीं, सब हम लाइव करेंगे यार। ओके, सभी चैप्टर की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 बार का एक्सेस मिलेगा, 3 बार का एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम्स आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं यार, वो आपकी मर्जी, जितनी बार देखना चाहो। ओके भाई, आपका जो फुल मॉड्यूल है मैथमेटिक्स का, मैथ स्टैट्स एलआर, पूरी जो मॉड्यूल आपका है वो पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पे करवाऊंगा। बैच की जो स्ट्रेंथ होगी वो लिमिटेड होगी, जूम एप्लीकेशन आपको मालूम है बेटा, तो मैक्सिमम 30 से 40 बच्चों की मैक्सिमम हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे रहा करेगी, उससे ज़्यादा मैं रखता नहीं हूँ बच्चे यार। ठीक है, ओके, और ऐसी डाउट्स क्लियरिंग सेशन भाई देखो, जैसे मैंने आपको बताया बच्चे हमारे कम हैं, तो हर एक बच्चे को इंडिविजुअल टाइम में यहाँ पे देख सकता हूँ यार। ओके, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास के दौरान भी बेटा मुझसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अलग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, मेरा कॉलिंग नंबर आपके पास होगा, आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट उसमें कर सकते हैं यार। ओके, सो जैसे बेटा मैंने यहाँ पे बताया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टीचर ऑन चैट एंड व्हाट्सएप चैट एंड कॉल। ओके, तो ये सभी जो चीज़ें हैं बेटा, ये हमारे इस सीए फाउंडेशन के जो मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर का जो बैच होगा, ये उसी की बात हो रही है। और देखो वो बच्चे जो 11th 12th में मुझसे पढ़े हुए हैं, तो देखो उनका तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि उनको कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, वो अगर अपने आप ही थोड़ी सी स्टडी करेंगे ना तो उनका अपने आप एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन वो बच्चे जिनका मैथ्स वाला जो पार्ट है वो वीक है और पहले या फिर उन्होंने कोई अटेम्प्ट दिया है बट वो क्लियर नहीं कर पाए हैं,
वो इस बैच को भाई जरूर ज्वाइन करें। सबको मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सीए फाउंडेशन में ये वाला जो पेपर निकालना बड़ा आसान है यार, ठीक है। दिक्कत सिर्फ उन्हीं बच्चों को आती है जिनकी मैथ्स वीक होती है या फिर जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली होती है। तो ये उन बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली सजेस्टेड बैच है कि भाई आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर इस बैच की फीस की अगर बेटा मैं बात करूं, तो देखिए पूरा ये जो लाइव क्लासेस हमारी होंगी इसकी जो फीस है 3500 रुपये फीस है। हालांकि ये जो है ये वेरिएबल है, कभी ये 4000 भी हो जाता है, कभी 4500 भी होता है, और कुछ टाइम पे ये 2500-3000 भी होता है। फिलहाल अभी ये जो नवंबर अटेम्प्ट होने वाला है उसकी जो फीस बेटा हमारी ये रहेगी, ये 3500 रुपये फीस है, ठीक है। और ये जो फीस है बेटा ये आपके 2 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि अगर नवंबर अटेम्प्ट अगर आप देते हैं और उसमें आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट इन केस अगर नहीं हो पाया एग्जाम, अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दोबारा से फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो आपका मई जून अटेम्प्ट होगा उसकी जो मेरी लाइव क्लासेस चलेंगी आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा बेटा, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, और साथ साथ जो दूसरा जो लाइव बैच मेरा स्टार्ट होगा उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा बच्चे। आपको उसके लिए अलग से कोई पे नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि जो फीस है ये 2 अटेम्प्ट के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। हालांकि हम ये चाहेंगे कि भाई इसी बार में ही, पहली बार में ही आपका पेपर क्लियर हो जाए यार, कोई भी बच्चा ना रुके, ठीक है। ओके, बाकी आप देख सकते हैं क्लासेस हमारी जूम पे होंगी, मैथ स्टैट्स और एलआरई पूरा हम इसमें कवर करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चे हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा प्ले स्टोर से बेटा ये मेरी एप्लीकेशन है श्रीराम एड्यू मित्रा, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा आप जो है इस ऐप के थ्रू आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं यार। फीस मैंने आपको अभी बताई है, वहां पर आपको फीस भी दिख जाएगी। बाकी कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर या फिर कोई और जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप पे ही, मतलब कॉलिंग का नहीं हो पाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप ही आप कर पाएंगे, ठीक है। 798-26-444-21 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं भी रिप्लाई करता हूँ और मेरे कुछ साथी जो हैं जो मेरा यहाँ पे ऐप वगैरह सब कुछ काम देखते हैं तो वो भी इसमें आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो कोई नहीं, आप इसे मैसेज कर देना, आपकी जो भी ऑफर वगैरह की जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो सब बेटा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यार, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अनुराग चौहान यूके, यहाँ पर आप लोगों को मैं ही रिप्लाई करूँगा यार, ठीक है भाई। तो ऐसा है, ये जो फीस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आज तारीख है 31। भाई मेरा जो बैच है, जो नवंबर अटेम्प्ट वाला बैच है, नवंबर दिसंबर वाला जो बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, ये स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त। हमारी जो टाइमिंग है बेटा इस बैच की, टाइमिंग जो हमारी इसमें होने वाली है 7 PM से 9 PM। टाइमिंग मैंने इवनिंग की रखी है कि कई जैसे बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने इनरोलमेंट लिया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका सेकंड अटेम्प्ट है, वो पहले कहीं और पढ़ते थे और अब उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ऐसा है भाई, मैं तो सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आपके हो सकता है बाकी सब्जेक्ट आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हो तो आप वहाँ से कोचिंग लीजिए, लेकिन अगर आपको मैथ्स वाला पार्ट वीक है तो भाई इसलिए मैंने टाइमिंग इवनिंग की रखी है, ताकि दिन में जो पढ़ना है पढ़ लो भाई, इवनिंग के टाइम पे आप मेरे साथ यहाँ पे मैथ्स वाला पार्ट कवर कर सकते हो यार, ठीक है। और 2 अगस्त से बेटा ये नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस 2 अगस्त तक बेटा जो भी बच्चा इस बैच में इनरोलमेंट ले लेता है उनके लिए जो फीस है बेटा वो 3000 रुपीज है। 2 अगस्त के बाद से बेटा ये जो फीस है वो 3500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 2 अगस्त तक के लिए बेटा हमारे पास ये 500 रुपीज के इसमें ऑफर है, आप 3000 में इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और हाँ, वही 2 अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, ये नवंबर दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगा और ये मई जून के लिए भी, ठीक है। अगर आप अभी इनरोलमेंट ले लेते हैं तो आपको दोनों का उसमें आप कर पाएंगे यार, ओके। बाकी कोई भी दिक्कत बेटा अगर आप लोगों को लगती है आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपके पास यहाँ पे दे ही दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको दे दी है, और आप ऐप में भी बेटा आप डायरेक्टली मुझे मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं यार। बाकी कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।